गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हम दवाइयाँ या फिर ड्रग्स लेते हैं तो उसको हम अपने बॉडी में कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, कौन कौन सी उसकी रूट है जिसके थ्रू ड्रग्स एडमिनिस्टर होती है हमारे बॉडी में, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये फार्मेकोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। पहला इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये दूसरा उसका लेक्चर है। तो इसमें द पॉसिबल रूट ऑफ ड्रग एंट्री इनटू बॉडी बाय डिवाइडेड इनटू टू केसेस। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है टॉपिकल एंड सेकेंड है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक हो गया कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कैसे जाएगा, ठीक है। और टॉपिकल हो गया कि हम मतलब ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली नहीं भेज रहे हैं, मतलब स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो टॉपिकल में आ जाती है। और सिस्टेमिक में आती है जो हम मतलब डायरेक्ट फ्लूइड में वो हमारे फ्लूइड में जाए, जो ड्रग्स उसे सिस्टेमिक बोलते हैं। पहला इंटरनल, तो इंटरनल में होती है ओरली। हम ओरली कोई ले बकल कैविटी से मतलब सबलिंगुअल जीभ के नीचे रख लेते हैं या फिर चिक साइड में रखते हैं कोई दवा कोई मेडिसिन, तो वो बकल सबलिंगुअल में आती है। रेक्टल में आ जाती है इनेमा वगैरह हम लोग जो देते हैं। पेरेंटल में आ जाती है इंट्रावेनस, जो कि नर्व्स वेन के थ्रू लेते हैं। इंट्राम्यूकोसल मसल्स में जो हम इंजेक्शन लेते हैं। सब क्यूटेनियस लेयर, स्किन का जो क्यूटेनियस लेयर है उसमें जो लेते हैं। इंटरडर्मल हो गया, डर्मल का मतलब होता है स्किन, इंटरडर्मल का मतलब हो गया स्किन में जो हम इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। इनहेलेशन जो कि हम लोग नेबुलाइजर वगैरह जो लेते हैं, इनहेल करते हैं, या फिर स्टीम इनहेलेशन वगैरह, तो इसमें आ जाती है स्टीम इनहेलेशन आ जाएगी। कफ वगैरह को लूज करने के लिए जो लेते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाएगी इसमें नेबुलाइजर आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, ठीक है। तो ये टॉपिकल का मतलब क्या समझो, ऊपरी लेयर, ऊपरी सतह, ओके। तो टॉपिकल का मतलब हो गया कि म्यूकेसल मेम्ब्रेन में जो कोई मेडिसिन वगैरह लगा, जैसे आई ड्रॉप यूज करते हैं हम लोग, जो कि कॉर्निया वगैरह में मतलब ऊपरी ये में। एंटीसेप्टिक सनस्क्रीन लोशन वगैरह ये हो गया, या फिर कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाए तो हम जो क्रीम वगैरह लगाते हैं वो सारी चीज़ें हो जाए। फिर नेजल स्प्रे वगैरह यूज करते हैं उसको। स्किन में अब हम लोग यूज करते हैं डर्मल और ट्रांसडर्मल। डर्मल में आके डर्मल ऊपरी लेयर में जब हम रबिंग ऑफ ऑयल या फिर ऑयल वगैरह का जो हम रब करते हैं, या फिर कोई लोशन वगैरह का लोकल एक्शन के लिए, मतलब कोई लोकल पार्ट में लोकल एक्शन के लिए, तो वो डर्मल में आ जाती है। ट्रांसडर्मल में आ गई कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू स्किन के थ्रू। वो ट्रांस का मतलब समझ ही नहीं कि ये डर्मल का मतलब हो गया स्किन, और ट्रांस का मतलब हो गया कि स्किन के थ्रू कोई जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम स्किन पे तो लगाते हैं, स्किन पे हम लगाया, और स्किन पे लगाने के बाद वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अब जाएगा, वो मतलब सिस्टेमिक एक्शन करेगा, वो मतलब जो ड्रग हम जो भी अगर चीज़ लगाएं वो फिर अंदर जाएगा, ठीक है। नो फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसमें फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि जो भी हम ड्रग्स लिए, ड्रग्स डज नॉट गोज इनटू द लीवर, वो लीवर में ना जाए, ठीक है। अब हम स्किन पे लगा रहे हैं तो स्किन के अंदर डर्मल से सबक्यूटेनियस लेयर में जाएगी, मसल्स में जा सकती है, लेकिन वो लीवर में तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो कोई वेन के थ्रू या फिर हम ओरली नहीं ले रहे हैं, तो वो लीवर में नहीं जाएगी। तो नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ड्रग जो है लीवर में ना जाए, और लीवर में अगर नहीं जाएगा तो वहाँ पर कोई किसी भी तरह का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, क्योंकि ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म लीवर में हो सकता है, तो इसलिए लीवर में जाता ही नहीं, इसलिए नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। पोर्टल सिस्टम में जाता ही नहीं। ड्रग मस्ट बी पोटेंट एंड पैच बिकम टू बी लार्ज, और यहाँ पे मतलब ड्रग्स को हम लार्ज अमाउंट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ओरली हम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ओरल के थ्रू हम समझिए, ओरल की मतलब मुंह से लेना है,
ठीक है, ओरली लेना है। तो ओरली का एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, दिस रूट इज़ सेफ़, ये रूट बहुत ही सेफ़ होता है, कन्वीनियंट होती है, एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट, ये कन्वीनियंट होती है कि हम आसानी से इसे ले सकते हैं, सेफ़ होती है, एक्सेप्टेबल होती है, पेशेंट इसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ मतलब सही है, ले सकता है वो खुद से। सेल्फ मेडिकेशन, इसमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ये मेडिकेशन, कोई भी पर्सन है, कोई भी पेशेंट है, वो खुद ये मेडिकेशन ले सकता है। नो असिस्टेंट, किसी भी तरह के उसे असिस्टेंस की या फिर किसी लोग की ज़रूरत नहीं है, किसी नर्स किसी डॉक्टर की उसमें ज़रूरत नहीं होती, तो खुद से ले सकता है। लेकिन ये स्लो एक्शन करता है, ये इसकी एक्शन जो होती है क्योंकि स्लो होगी, क्योंकि ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल से होके जाती है और इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, मोस्टली ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, तो इसमें थोड़ी टाइम लग जाती है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से पोर्टल सिस्टम में जाएगा, लीवर में जाएगा, देन वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। वास्ट एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसमें वास्ट एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन अवेलेबल रहता है क्योंकि विलाई प्रेजेंट होती है, जीआई ट्रैक में स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इसमें वास्ट एरिया होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। लो पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन की चांसेस भी बहुत कम रहते हैं क्योंकि ये ओरली लिया जा रहा है, ये डायरेक्ट वेन आर्टरी वगैरह में नहीं जा रहा, तो इन्फेक्शन की चांसेस भी कम होती है, ठीक है। इन्वेजन नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कोई भी मेडिसिन को हम डायरेक्टली किसी ऑर्गन में नहीं डाल रहे हैं, तो इसमें इन्फेक्शन की चांसेस कम होती है। एसेप्टिक प्रिकॉशन इसमें स्ट्रिक्ट रहती है, नो नीड ऑफ एसेप्टिक प्रिकॉशन की ज़रूरत कोई ज़्यादा नहीं रहती है इसमें, ठीक है। नो इन्वेजन, इसमें किसी तरह का कोई इन्वेजन नहीं हो रहा, इन्वेजन मतलब कि अंदर हम किसी तरह को मतलब मेडिसिन वगैरह को नहीं डाल रहे हैं। पेन फ्री होता है, पेन नहीं होता है। इकोनॉमिकल होता है, मतलब ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, पेशेंट अफोर्ड कर सकता है ओरल मेडिकेशन, ओके। अब यहाँ पे एडवांटेज को हम शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं। सेफ होता है, ठीक है, कन्वीनियंट होता है, सेल्फ मेडिकेशन हम खुद से ले सकते हैं, वास्ट एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन विलाई प्रेजेंट होने की वजह से जीआई ट्रैक में ये वास्ट एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, लो पोटेंशियल इन्फेक्शन जल्दी कॉज नहीं हो सकता है, पेन फ्री होता है, किसी भी तरह का पेन नहीं हो सकता, इकोनॉमिकल होता है, पेशेंट इसे प्रोवाइड मतलब ले सकता है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज भी कुछ होगा, तो डिसएडवांटेज क्या है वो देखते हैं। तो इनसफिशिएंट ओनली पार्ट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, इसमें मतलब कुछ ही पार्ट जो है ड्रग का एब्जॉर्ब हो पाता है, सारा पार्ट नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो ये रहता है मेडिसिन रहता है, जो भी ड्रग रहे, ठीक है, वो जाएगा लीवर में, क्योंकि हम जीआई ट्रैक से होके ये मेडिसिन जाएगा, वो जाएगा लीवर में जाएगा, तो वहाँ कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। स्टोमक में मेटाबॉलिज्म हो सकता है क्योंकि स्टोमक में पेप्सिन हार्मोन जो रहती है, पेप्सिन एंजाइम रहती है, जो कि पेप्टाइड वाली मेडिसिन को वो ये कर सकती है, मेटाबॉलाइज कर सकती है, उसे ब्रेक डाउन कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ओनली कुछ ही पार्ट जो रहती है वो एब्जॉर्ब हो पाती है, ठीक है। एक्शन स्लो होती है, फास्ट एक्शन नहीं होती, इसलिए इसे इमरजेंसी केस में यूज नहीं कर सकते हैं। अनप्लीजेंट टेस्ट, मतलब अगर दवा कड़वी है तो अनप्लीजेंट टेस्ट वगैरह दे सकती है। नॉट यूजफुल फॉर इन वोमिटिंग, सीवियर डायरिया एंड इमरजेंसी कंडीशन, इसे वोमिटिंग जैसे केस में अगर मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर वोमिटिंग सीवियर डायरिया हो रहा है तो हम इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोमिटिंग और डायरिया अगर सीवियर कंडीशन में है तो इसमें इंजेक्शन अप्लाई की जाती है, क्योंकि जल्दी से जल्दी वर्क करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिक्विड जो फ्लूइड है बॉडी का वो वेस्ट होता है इसमें, ठीक है। गैस्ट्रिक एंजाइम जैसे HCl, हाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ ड्रग्स को HCl जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। वाटर सॉल्युबल ड्रग एब्जॉर्ब पुअरली, अब क्या होगा कि ये इपिथेलियम लेयर से होके जाएगा, और हमको पता है कि इपिथेलियम जो लेयर होती है, इपिथेलियम लेयर जो होती है वो बॉडी में जो भी सेल्स वगैरह हैं या फिर मतलब इंटेस्टाइन में जाके ऑब्जर्प्शन होगी, तो जो सेल है वो एपिथेलियम है, एपिथेलियम लेयर जो बनी रहती है वो लिपिड की बनी रहती है, ठीक है। तो अगर हम कोई दवा लिपिड सॉल्यूशन है, लिपिड सॉल्युबल है, कोई भी अगर मेडिसिन या फिर ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल है तो वो इजीली पास कर जाएगी। अगर लिपिड सॉल्युबल है कोई मेडिसिन तो इजीली पास कर जाएगी। लेकिन वहीं अगर कोई वाटर सॉल्युबल है तो वो इजीली पास नहीं करेगी। लिपिड सॉल्युबल है तो वो इजीली पास कर जाएगी, ठीक है। वाटर सॉल्युबल है तो इजीली पास नहीं करेगी। तो वही होता है कि यहाँ पे वाटर सॉल्युबल ड्रग्स अगर होगा तो पुअरली एब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन डिले हो सकती है, अगर हम भोजन के जस्ट बाद ही दवा वगैरह ले लेते हैं तो थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है तो थोड़ा डिले हो सकता है।
कैन नॉट बी यूज इन कॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, सॉरी, अनकॉन्शियस पेशेंट में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ओरली नहीं ले सकता अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो। ओके, इसकी डिसएडवांटेज हो गई। अब हम यहाँ देखते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट। हम लोग कई कई सारे टैबलेट लेते हैं जो कि कोटेड होती है, मतलब ऊपर से कैप्सूल वगैरह देखते हैं जो कोटेड रहती है। तो उसका फ़ायदा क्या है इंटेरिक कोटेड टैबलेट वगैरह का? तो प्रिवेंट जीआई इरिटेशन। अगर वो टैबलेट जा रही है तो किसी भी तरह का इरिटेशन जीआई ट्रैक में नहीं करेगी। ओके, और फिर उसमें क्या, टू अचीव डिजायर्ड कंसंट्रेशन। अगर हम जितना कंसंट्रेशन हमारा बॉडी चाह रहा है या फिर हमारे बॉडी को चाहिए तो उतना ही कंसंट्रेशन वो डिजायर्ड कंसंट्रेशन को अचीव करेगा। टू रिटार्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, और वो ड्रग मतलब इंटेरिक जो कोट रहता है वो रिटार्ड कम कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। ओके, इसमें अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबलिंगुअल। अभी हम लोगों ने ओरली पढ़ लिया, अब कुछ मेडिसिन को हम लोग सबलिंगुअल भी लेते हैं। जैसे वो बोले जाती है ना कि जीभ के नीचे रख लो, कुछ देर रखो उसे, फिर वो मतलब उसे मतलब जीभ के नीचे कुछ देर रखे रहो। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? सबलिंगुअल इसमें बिलो द टंग रखी जाती है, बिलो द टंग। ओके, इसमें सबलिंगुअल है। पास स्टेट इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यहाँ से वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है क्योंकि हमको पता है कि टंग के नीचे जो होता है काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलर होता है, वो वहाँ पे बहुत सारी कैपिलरी होता है, तो वो वहाँ से इजीली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, मतलब जो भी हम ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, ड्रग अनस्टेबल एट जीआई गैस्ट्रिक पीएच। अगर ड्रग्स वगैरह गैस्ट्रिक पीएच में चला गया यानी HCl के कंटेक्ट में आ गया तो वो अनस्टेबल हो जाती है ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स स्टेबिलिटी। ठीक है, अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट। इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट इसमें भी नहीं होता क्योंकि वहाँ से लीवर में नहीं जाता। लीवर में जाती है, जीआई ट्रैक में जाती है कुछ अगर चली जाए ओरली तो, नहीं तो मोस्टली जो है सबलिंगुअल हम रख रहे हैं तो बिलो द टंग रख रहे हैं। और बिलो द टंग हमको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब वेस्कुलर्स प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरी प्रेजेंट होती है, तो वहाँ से इजीली वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, लीवर में नहीं जाता। डोंट इंटर लीवर पोर्टल सिस्टम में वो नहीं जाता, फर्स्ट नो पास मतलब फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म में है वो नहीं होता। ओके, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसमें एक्शन बहुत क्विक होता है क्योंकि ये जो रहता है कि डायरेक्टली हमारे वेन में चला जाता है तो बहुत जल्दी इसमें एक्शन होती है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। ओके, रैपिड एब्जॉर्प्शन होने की वजह से मोर ब्लड सप्लाई, अभी मैंने बताया कि वहाँ पे बिलो द टंग बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, इसीलिए तो हम लोग थर्मामीटर भी बिलो द टंग वगैरह लगाते हैं, मुँह में लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट टेम्परेचर हमें पता चल सके। तो बिलो द टंग क्या होती है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्शन क्विक करता है। ठीक है, ड्रग्स एक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड एट एनी टाइम व्हेन साइड इफेक्ट आर ऑब्जर्व। अब इसमें क्या रहते हैं कि हम मान लेते हैं कि हम इसको जीभ के नीचे रखे हैं, ठीक है, टंग के नीचे रखे हैं, और हम कुछ देर तक इसमें बोला जाता है कि उस टैबलेट को, उस ड्रग्स को कुछ देर तक रखो। अगर मान लेते हैं कि हम रखते हैं, वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया और बहुत तेज एक्शन हुआ, फास्ट एक्शन हुआ, और उससे अगर किसी तरह का साइड इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है तो हम इजीली उसे रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जब वहाँ रखे हुए ड्रग्स को हटा देंगे कि मतलब वो हटा दें, तो फिर इसमें क्या होता है, ड्रग्स एक्शन बहुत जल्दी टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब बहुत इजीली मतलब साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व हो जाती है इसमें। अब डिसएडवांटेज क्या है, ओनली रैपिड सॉल्युबल और नॉन इरिटेंट। इसमें लिपिड सॉल्युबल, इसमें लिपिड सॉल्युबल रहेंगे वहीं एब्जॉर्ब हो पाएंगे, क्योंकि इसमें भी क्या होगा कि वो सेल्स होंगी, सेल का जो लेयर होता है लिपिड का बना रहता है, अभी जैसा हमने बताया, तो सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ही रहेगा, वहीं इजीली सॉल्युबल मतलब इजीली ऑब्जर्व हो पाएगा। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल। नॉन इरिटेंट होती है, इरिटेशन कॉज नहीं करती क्योंकि ये जीआई ट्रैक वगैरह में जाती नहीं है तो इरिटेशन कॉज नहीं करती। इनकॉन्वीनियंट होती है, मतलब कन्वीनियंट नहीं होती है, और स्मॉल डोज के लिए होती है, जब कोई लार्ज डोज इसमें नहीं ले सकते। अनप्लीजेंट टेस्ट इसकी अनप्लीजेंट हो सकती है। इसमें एनटीजी और निफेडिपिन लेते हैं, निफेडिपिन। ठीक है, अब थर्ड आती है रेक्टल रूट। अब रेक्टल रूट से हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। ओके, तो रेक्टल रूट हम लोग समझ रहे हैं कि इनर साइड से टर्मिनल पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक। ओके, तो रेक्टल रूट से हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं और उसके क्या एडवांटेज एंड क्या डिसएडवांटेज है।
तो उसके एडवांटेज देखते हैं। यूजफुल इन पेशेंट विथ नोजिया एंड वोमिटिंग, और किसी पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग हो रहा है तो हम इसमें इरेक्टल रूट से ड्रग्स को दे सकते हैं, क्योंकि नोजिया और वोमिटिंग होगा तो हम अगर ड्रग्स कोई देते हैं, ओरली देते हैं, तो क्या करेगा, वो वोमिट कर देगा, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो हम अगर कोई पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग हो रहा है तो हम रेक्टल रूट से उसे दे सकते हैं मेडिसिन। अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, और चिल्ड्रेन को दे सकते हैं इससे। कोई बच्चा है तो वो भी ओरली नहीं मेडिसिन जल्दी ले पाता, वो मतलब बाहर निकाल देता है। अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो भी ओरली नहीं ले सकता, तो हम ऐसे पेशेंट को रेक्टल के थ्रू दे सकते हैं। इससे अवॉइड कर सकते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये भी लीवर में नहीं जाएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देंगे, नहीं जाएगा। और लीवर में नहीं जाता तो मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और मेटाबॉलिज्म नहीं होता ड्रग्स का तो मतलब बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि जितना हम ड्रग्स ले रहे हैं, जितने अमाउंट में ड्रग्स ले रहे हैं वो मतलब एब्जॉर्ब हो जाए हमारे बॉडी में। नहीं तो लीवर जब उसे मेटाबॉलाइज कर देती है ड्रग्स को, तो फिर ड्रग्स का कुछ ही पोर्शन जो है एब्जॉर्ब हो पाता है, तो ये भी अवॉइड करता है। यूजफुल फॉर गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स, अगर कोई ड्रग्स ऐसी है जो कि हमारे जीआई ट्रैक में जाके इरिटेशन कॉज करती है, किसी का प्रॉब्लम कॉज करती है, तो उस ड्रग्स को हम रेक्टल के थ्रू ले सकते हैं ताकि इरिटेशन ना हो जीआई ट्रैक में। ओके, इजी टू टर्मिनेट एक्सपोजर, हम किसी तरह का उसका एक्सपोजर को टर्मिनेट कर सकते हैं, इजी होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, चांसेस ऑफ रेक्टल इन्फ्लामेशन, इसमें क्या हो सकती है कि रेक्टल इन्फ्लामेशन हो सकती है, एब्जॉर्प्शन इरेगुलर हो सकती है, ठीक है। इनकन्वीनियंट एंड एम्बैरेसिंग टू द पेशेंट, ये बहुत इनकन्वीनियंट होती है क्योंकि खुद से ये कोई बंदा ले नहीं सकता, एम्बैरेसिंग होती है पेशेंट के लिए, ठीक है। इसमें डोलकोलैक्स और ग्लिसरीन इनेमा वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पेरेंटल रूट से हम देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो पेरेंटल रूट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज हो गया कि अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि पेरेंटल रूट में हम अभी हम लोगों ने देखा था पेरेंटल रूट में कौन कौन सी आती है, इंट्रावेनस आती है, ठीक है, यहाँ पेरेंटल रूट में इंट्रावेनस आती है, इंट्रामस्कुलर आती है, सबक्यूटेनियस आती है, इंटरडर्मल आती है, तो ये सारे इंजेक्शन है, तो सारे इंजेक्शन को हम तो अनकॉन्शियस पेशेंट वगैरह को दे सकते हैं, इसमें चिल्ड्रेन को दे सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज है ये। अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, पेशेंट ऐसा जो तुम्हें कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मेडिसिन तुम दे रहे हो ले नहीं रहा, तो अनकोऑपरेटिव पेशेंट को हम कैनुला लगा के मेडिसिन दे सकते हैं, ओके। इन प्रेजेंस ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया, अगर पेशेंट को वोमिटिंग और डायरिया हो रहा है तो हम पेरेंटल रूट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वोमिट वो नहीं कर पाएगा। इरिटेंट ड्रग्स, अगर ड्रग इरिटेशन कॉज करती है तो फिर हम पेरेंटल रूट के थ्रू देते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें भी पास हो जाती है उस मेटाबॉलिज्म को। रैपिड एक्शन एक्यूरेसी ऑफ डोज, इसमें रैपिड एक्शन जो होती है बहुत ही रैपिड होती है, बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वो वेन में जाएगी, मसल्स में जाएगी, मतलब तो बहुत इसमें फास्ट एक्शन होती है। और एक्यूरेसी ऑफ डोज रहती है, डोज हम जितना दे रहे हैं उसकी एक्यूरेट मात्रा मतलब हम दे सकते हैं, एक्यूरेट अमाउंट देते हैं इसमें, और वो एक्यूरेट अमाउंट में एब्जॉर्ब भी होती है। एक्शन एट पार्टिकुलर डोज आर प्रिडिक्टेबल, और उसका प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कितना डोज देंगे तो कितना उसका एक्शन होगा, इसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या, कॉस्टली होती है, पेनफुल होती है, क्योंकि हम इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं तो पेनफुल तो ऑब्वियसली होगी, कॉस्टली होती है, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन इज डिफ़िकल्ट, इसमें पेशेंट जो है सेल्फ खुद से नहीं ले सकता मेडिकेशन, इसमें उसको किसी ना किसी हेल्थ केयर यूनिट की ज़रूरत पड़ सकती है, नर्स की, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। लेस सेफ होता है, सेफ नहीं होता है, चांस ऑफ इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये इन्वेजन ये बॉडी के अंदर डायरेक्टली डाली जा रही है, मतलब अंदर के पार्ट में, तो इसमें इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है, तो ये इसमें सेप्टिक मेथड अप्लाई करते हैं, इसमें ध्यान रखते हैं कि इन्फेक्शन वगैरह कॉज ना हो। अब इसमें क्या होता है, इंजरी टू नर्व्स एंड आर्टरी, इसमें इंजरी हो सकती है अगर हम मतलब अच्छे तरीके से ना लगाएं तो हमें नर्व्स और आर्टरी में इंजरी हो सकती है, ठीक है। रिस्क है साइड इफेक्ट मोर सीवियर, इसमें साइड इफेक्ट मोर सीवियर मतलब दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, बहुत ही रिस्की होता है, ओके। अब इंटरडर्मल मतलब स्किन में हम देंगे, तो गिवन टू लेयर ऑफ स्किन में दी जाती है, तो इसका BCG वैक्सीन वगैरह जो देते हैं, ठीक है।
और सेंसेटिव ड्रग्स की जिसमें एलर्जिक वगैरह का टेस्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसे सेंसेटिव ड्रग्स बोलते हैं। तो वो किस में दिया जाता है? स्किन में दिया जाता है, इंटरडर्मल दिया जाता है, ठीक है। अब आती है क्यूटेनियस लेयर में जो देते हैं, ये जो होती देते हैं बिलो द स्किन के जस्ट बिलो नीचे देते हैं। इंजेक्शन ऑफ ड्रग इनटू सबक्यूटेनियस साइट में देते हैं। एब्जॉर्प्शन इसमें थोड़ी स्लो होती है, इसमें एब्जॉर्प्शन की रेट जो रहती है वो थोड़ी स्लो होती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन रिटार्ड एब्जॉर्प्शन, इसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन अगर हो रखी है बॉडी में, मतलब वैस्कुलर कंस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो एब्जॉर्प्शन और रिटार्ड होगी, कम होगी, क्योंकि वो वेसल में इजीली जा नहीं पाएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन है तो। सर्कुलेशन में, वैसो कंस्ट्रिक्शन में क्या होती है कि सर्कुलेशन स्लो रहती है, ठीक है। ओनली नॉन इरिटेंट ड्रग्स, इसमें नॉन इरिटेंट ड्रग्स ही अप्लाई किया जा सकता है, कोई भी इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम, ये ज़्यादा वॉल्यूम में ड्रग्स नहीं दिया जा सकता, एक लिमिट ड्रग्स का अमाउंट दिया जा सकता है। ये पेनफुल हो सकती है, नेक्रोसिस होती है, हम लोगों ने देखा है कि नेक्रोसिस वगैरह नीला नीला पड़ जाता है जहाँ पे ड्रग्स वगैरह दी जाती है, तो नेक्रोसिस हो सकती है और पेनफुल होती है। और देखें ना, इंसुलिन वगैरह देते हैं तो वहाँ नेक्रोसिस हो जाती है, और हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा तो पेशेंट के ऊपर। सॉलिड मेटल इम्प्लांट, हम इम्प्लांट भी इसी लेयर में करते हैं, जो कि हम लोगों ने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इम्प्लांटेशन जो होती है, कंसीव जो नहीं करना चाहते, मतलब सेक्सुअल चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो इम्प्लांटेशन वगैरह भी यहीं पे होती है। अंडर द स्किन ऑकर स्लोली, और इम्प्लांट हम अगर किसी ड्रग्स को कर देते हैं तो क्या होगा कि वो बहुत धीरे धीरे काम करेगा, और वो हफ्ते मंथ तक वो मतलब डिजॉल्व होते रहेगा हमारे बॉडी में। जैसे हम इसमें एग्जांपल क्या होगा, इंसुलिन यूज करते हैं इंट्राडर्मल में, बल्कि सॉरी सबक्यूटेनियस में इंसुलिन का। अब आती है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। सॉल्यूबल सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर में, ठीक है। माइल्ड इरिटेंट, ज़्यादा ये भी इरिटेशन कॉज नहीं करता। सस्पेंशन कोलाइड्स कैन बी इंजेक्ट, इस रूट से इंजेक्ट किया जा सकता है। अब हम कहाँ इंजेक्ट करते हैं? इंट्रामस्कुलर में। डेल्टॉइड मसल्स जो कि हमारे आर्म में होता है, हाथों में होती है, ऊपर आर्म में। ग्लूटियल मैक्सिमस, ये बटक्स में होती है, ठीक है। वेस्टस लैटरलिस, ये थाई में होती है, थाई वाला मोस्टली इन्फेंट में यूज की जाती है, बच्चों में, क्योंकि ग्लूटियल मैक्सिमस जो होती है तो वो उतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होती है बटक्स में, तो बच्चे को थोड़ा अवॉइड किया जाता है, और वेस्टस लैटरलिस थाई में दी जाती है इंजेक्शन। मोर कॉमन रूट, ये रूट बहुत ही कॉमन है, ठीक है। रैपिड इफेक्ट यहाँ बहुत ही रैपिड होती है। डिपेंड्स अपॉन रेट फ्लो ऑफ इंजेक्शन साइट, ये डिपेंड करती है कि हम इंजेक्शन साइट पे उसका फ्लो क्या है, वहाँ का रेट ऑफ फ्लो क्या है। पेन हो सकती है, विस्कस हो सकती है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रावैस्कुलर, ठीक है। इंट्रावैस्कुलर का मतलब हो गया कि जो मेडिसिन हम लोग वेंस वगैरह में देते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल वेंस, फोर आर्म और हैंड के सुपरफिशियल ये में देते हैं। फोर आर्म मतलब यहाँ पे हो गया, या फिर बैकल वेन वगैरह में, या फिर मतलब वेन वगैरह में जो देते हैं। इंट्रावैस्कुलर एब्जॉर्प्शन फेज इज बाईपास्ड, इसमें भी एब्जॉर्प्शन फेज जो रहता है बाईपास हो जाता है, क्योंकि ये भी लीवर में नहीं जाता और डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो ये 100% बायो अवेलेबिलिटी रहती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि ये हमारे जो ड्रग्स रहते हैं वो 100% एब्जॉर्ब होते हैं, और जिस साइड पे भी वर्क करना रहता है वहाँ पे 100% वहाँ वर्क देता है ये। तो ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी हो गई 100% होती है। ये प्रेसाइज होती है, एक्यूरेट होती है, ऑलमोस्ट इमीडिएट वन सेट ऑफ एक्शन। ये प्रेसाइज होती है, जितना अमाउंट चाहिए उतना ही। एक्यूरेसी इसमें हाई रहती है, और ऑलमोस्ट इसमें इमीडिएट एक्शन होती है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी, इसमें हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में दे सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि 500 ml का NS बॉटल वगैरह रहता है, वो सारी चीज़ें हम 500 ml तक दे सकते हैं, मतलब ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हम इसके थ्रू दे सकते हैं। ग्रेटर रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस एंड नेक्रोसिस, में बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस और नेक्रोसिस हो जाए। अब आप यहाँ बोलेंगे एम्बोलिज्म में होती क्या है? एम्बोलिज्म होती है कि जब भी एयर हमारे वेंस वगैरह में चली जाए, एम्बोलिज्म होती है एयर वेन में चली जाए, ठीक है। तो ये एम्बोलिज्म होती है। थ्रोम्बोसिस हम जानते हैं, क्लॉटिंग वगैरह हो जाए। नेक्रोसिस हो जाए कि टिश्यू का मतलब डेड होने लगे, टिश्यू डेड होने लगे, ओके।
तो एम्बोलिज्म अगर हो जाएगा तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, फिर वहाँ जाके वो ब्लॉक कर सकता है नर्व्स वगैरह को, मतलब वेन व आर्टरी वेन या फिर हार्ट में जाके कहीं भी ब्लॉक कर सकता है सर्कुलेशन को। थ्रोम्बोसिस हो जाए तो भी दिक्कत है, नेक्रोसिस हो जाए तो भी इसमें हो सकती है। डायरेक्टली इंटर इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये डायरेक्टली इंटर हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेस डोज एजिव ग्रेटर थेरेपेटिक इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि हम कम भी डोज दे रहे हैं, डोज मेरा कम है तो इसमें एब्जॉर्प्शन का रेट हाई है, एक्यूरेसी हाई है, तो इससे ग्रेटर इफेक्ट हमें मिलता है हमारे बॉडी में। ओके, वैल्यूएबल इन इमरजेंसी, इमरजेंसी केस में ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी कंट्रोल विथ एक्यूरेसी, अगर मान लेते हैं कि हम अमाउंट इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, एक एक्यूरेट मात्रा में ही अमाउंट हम दे सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट को, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकोऑपरेटिव है, कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो हम उस वैसे पेशेंट को हम इंट्रावेस्कुलर दे सकते हैं। नॉजिया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को भी हम इंट्रावेस्कुलर देते हैं। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है वो देखें। एसेप्टिक कंडीशन, इसमें एसेप्टिक कंडीशन को अप्लाई करना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि चांस ऑफ इन्फेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसमें एसेप्टिक कंडीशन को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड ऑन अदर, इसके लिए तो दूसरे पर डिपेंड ही रहना पड़ता है, डॉक्टर या नर्सिंग कर सकते हैं, इस खुद से ये नहीं हो सकता। ये पेनफुल होता है क्योंकि इंजेक्शन के थ्रू जा रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ एनी एयर पार्टिकल एम्बोलिज्म कॉज कर, हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का एयर या फिर कोई भी पार्टिकल नहीं जाना चाहिए इंजेक्शन के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, नहीं तो एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है। वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है इसमें, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्रोसिस अराउंड द साइट ऑफ एक्शन, हम जहाँ पे दे अप्लाई करें उस वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है, या फिर जहाँ पे एक्शन हो रहा है इस ड्रग्स का वहाँ पे मतलब नेक्रोसिस हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकती है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्वांटिटी हम कितना कितना दे सकते हैं। अगर इंट्राडर्मल है तो उसमें सबसे लेस क्वांटिटी इंट्राडर्मल में देते हैं, अप टू 0.5 ml तक ही ड्रग्स दे सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं दे सकते। सबक्यूटेनियस है तो 3 ml से कम दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर तो 5 to 10 ml दे सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इंट्रावेनस से देते हैं लार्ज क्वांटिटी में। जैसे हम लोग देखें कि बॉटल वगैरह चढ़ती है जो NS वगैरह, DNS NS जो कि 500 ml की होती है। ओके, अब हम इसमें देखेंगे लोकल एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा ड्रग। तो लोकल एप्लीकेशन में स्किन के थ्रू, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर कैविटी के थ्रू, तो ऑमिनेंट क्रीम, पाउडर, लोशन, पेस्ट वगैरह, माउथ वॉश, गार्गल्स, स्प्रे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। वोगिज, पेस्टराइज और सपोजिटरी वगैरह जो यूज करते हैं। इसका फास्ट वन सेट ऑफ एक्शन, क्योंकि लोकली हम जहाँ पे है वहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका एक्शन जो होता है काफ़ी फास्ट होता है। बेटर कंसनट्रेशन, साइट ऑफ एक्शन, एक कंसनट्रेशन बेटर होती है। लेस क्वांटिटी इज़ रिक्वायर्ड, इसमें भी ज़्यादा क्वांटिटी की ड्रग रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि हम जितना देते हैं उतना एक्शन कॉज कर देता है। ADR मतलब लेस सिस्टमिक ADR, मतलब इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू अप्लाई ड्रग लोकली, मतलब हमेशा में पॉसिबल नहीं हो पाता कि इस ड्रग को अप्लाई कर सकें। लोकल इरिटेशन कॉज कर सकता है, रेडनेस, इन्फ्लामेशन वगैरह कर सकता है। ठीक है, सम टाइम टॉक्सिक भी हो सकता है, अगर ज़्यादा अमाउंट में लगा रहे हैं तो टॉक्सिक भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का फार्मेकोलॉजी के बारे में बताएंगे, फार्मेकोकाइनेटिक्स का सेपरेट लेक्चर होगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आपको ये मतलब एक शॉर्ट नोट्स था नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, तो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।